और वो 10 युवा जो ये राजपूत समाज के नाम पर एमएलए, एमपी और सांसद और मंत्री संतरी बनते हैं, इनकी नाक में नकेल कसने का काम करें। और इसकी शुरुआत हुई है एक हसन अली चौहान नाम के हैं जो आईएसआई से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के। राजेंद्र सिंह जी नरूका हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, आपके इंटरव्यू पहले भी हमने काफ़ी लिए हैं, लेकिन पिछले दिनों कई इस तरह की जो घटनाएं हुई है जिनके ऊपर समाज के लोग भी आपसे कई प्रश्न करना चाहते हैं, इसलिए आज के जो मेरे प्रश्न होंगे वो कुछ ऐसे चुपते होंगे, हो सकता है आपको बुरा लगे। आप अक्सर ये बातें किया करते थे कि जो क्षत्रिय सरनेम उपयोग करती है, यानी क्षत्रिय कुल नाम उपयोग करने वाली विभिन्न जातियों को आप एक जाजम के ऊपर बिठाएंगे, जिसे आपने एक सभा में बोला। इसलिए इन लोगों ने हम भाई भाइयों में भेद डाला है। इस गांव में तो जाने कितने हैं, तो ऐसे हैं जिनका टाइटल चौहान है या नहीं, बताओ मुसलमान। रांगड़ राजपूत है ना, और चौहान ठाकुरों में भी है, क्षत्रियों में भी, दूसरी तरफ हिंदुवाड़ों में भी है। अब इनका बाप दादा तो एक ही होगा ना, पृथ्वीराज चौहान के ही तो वंशज हैं सारे के सारे। लेकिन इन्होंने ऐसी फांट डाली है हमारे बीच में, इसमें डिवाइडर लगा दिया। ऐसे ही इन्होंने हमारे बीच में ये बड़ी दीवार भेद की खींच रखी है। आओ हम सब मिलके मारो इस दीवार में ठोकर, और सब भाई मिल जाएं, गले मिल जाएं। तो इस सभा में आपने हिंदू जातियों के साथ साथ कन्वर्टेड मुसलमानों को भी भाई मानते हुए एक करने की बातें की। लेकिन पिछले दिनों मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो अनंतपुर प्रतिमा प्रकरण है या यमुना पार के ऊपर जो प्रतिमा प्रकरण है, उसके अंदर आप एक पक्ष के साथ नजर आ रहे हैं। तो मैं किस राजेंद्र सिंह नरूका से बात करूंगा कि जो जातीय एकता की बात करता था, या फिर सिर्फ अपनी जाति के पक्ष के अंदर खड़ा है? देखिए, आप उसी राजेंद्र सिंह नरूका से बात कर रहे हैं जो जातीय जहर और जातीय नफरत को समाप्त करना चाहता है। जैसा आपने कहा, क्षत्रिय सरनेम और कुल नाम को प्रयोग करने वाली समस्त जातियों को एक जाजम पर बिठाकर उनके अंदर सौहार्द पैदा करने की जो मुहिम, जो अजगरम की मुहिम थी, जिसको भारत स्वाभिमान नाम भी दिया गया था, उसी राजेंद्र सिंह नरूका से, उसी फाउंडर से बात कर रहे हैं। रही बात इसकी कि आज आप कह रहे हैं कि ये नज़र आते हैं कि मैं राजपूतों का नेतृत्व करता या राजपूतों का साथ दिखाई दे रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन कर दूँ, मेरा आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला है, जितने भी कुलनाम और सरनेम क्षत्रियों के जितनी जातियों में हैं या पंथों में हैं, चाहे वो आप सनातन जातियों की नहीं बल्कि मुस्लिम और सिखों में भी यदि वो सरनेम हैं, तो मेरी इस पर अपनी एक सोच है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये लोग एक दूसरे से लिंक्ड रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं, और संभवतः यही क्षत्रियों की जीत, विजय और सक्सेस की असली वजह थी। इसलिए मैंने अजगरम की स्थापना में योगदान दिया, और यही कारण है कि इन सब जातियों को एक जाजम पर सरनेम के सहारे, कुल नाम के सहारे मैं एकत्रित करना चाहता था और चाहता हूँ। जो तोमर, राजेंद्र जी, मैं बीच में आपको टोकूंगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि मैं इन सबको एक जाजम पर बिठाना चाहता हूँ, लेकिन आपका जो कृत्य है, जिस ढंग से आप पीछे आपने ये काम किए हैं, यदि मान लीजिए मैं गुजर होता तो मैं तो आपको बिल्कुल जातिवादी समझता। देखिए, ये अपनी अपनी सोच की बात है। मेरा समाज, क्षत्रिय राजपूत समाज से मैं कट नहीं सकता। मेरे सब भाई हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरे समाज के लोग मेरा भाई नहीं हैं। मैं सत्य के साथ, न्याय के साथ और धर्म के साथ रहता हूँ। आज जो आपको मैं नज़र आ रहा हूँ, या आप कह रहे हैं कि यदि मैं गुर्जर होता तो मुझे ये बुरा लगता, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि मैंने एक भी प्रेस वार्ता हो या कोई पब्लिक मेरी मीटिंग हो या मेरा स्पीच हो, मैंने सदैव ही ये कहा है कि गुर्जर जाति एक महान जाति है, और इस जाति के हम पर और हमारे पूर्वजों पर कर्ज है, और उस कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता। क्योंकि उन माताओं के पुत्रों से जिन्होंने हमारे लिए अपने पुत्रों का दूध हमारे पूर्वजों को पिला दिया, हम कभी ऋण नहीं हो सकते। तो ये तो मैंने हर फोरम पे कहा है और आज भी कह रहा हूँ। तो गुर्जर जाति के यदि आप विचार करके कहते हैं कि नाराज होते और मैं बुरा लगता, ये सही बात नहीं है। मेरा गुर्जरों से कोई लड़ाई नहीं है, किसी भी जाति से कोई लड़ाई नहीं है। रही बात राजपूत समाज का पक्ष रखने की, यह आवश्यक है। इस समय जो बात रखी जा रही है उसमें कोई भी अतिरेक नहीं है। जहाँ तक बात है सम्राटों की, चाहे वो सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार हों, चाहे महाराजा नंगपाल तोमर हों, चाहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान हों या महाराज भोज परमार हों,
ये सब के सब क्षत्रिय राजा हैं। और इन राजवंशों से निकलने वाले कुल नाम एक जाति में नहीं, केवल गुर्जर जाति में नहीं, बल्कि यहाँ तक कि हमारी वाल्मीकि जाति और हमारी शूद्र जातियों में भी हैं, मुस्लिम्स में भी हैं, सिख में भी हैं, जैन में भी हैं। तो ये जो कुलनाम हैं, इनके आधार पर, पुत्र के आधार पर पिता की जातियां तय नहीं होती हैं। पिता के आधार पर पुत्र को तो तय किया जा सकता है, लेकिन पुत्र के आधार पर पिता की जातियां तय नहीं होती हैं। महाकाव्य हैं, जैसे पृथ्वीराज महाकाव्य है, पृथ्वीराज रासो है, हमीर महाकाव्य है, इनके जो उद्धरण देकर यदि ये कहा जाए कि वहाँ पर गुर्जर लिखा हुआ है, गुर्जर नरेश लिखा हुआ है, इसलिए इनकी जाति गुर्जर है, ऐसा सही नहीं है। क्योंकि इन महाकाव्यों के लेखक बहुत ही उच्च श्रेणी के विद्वान और कवित्व के थे, साहित्य की धारा के थे। कई जगह देश के नाम को राजा के नाम से जोड़ा जाता है। आज भी आदि दुनिया आपको भगतपुरा कहती है, मुझे बसेठ कहती है, जबकि बसेठ हमारा कुल नहीं है, बसेठ हमारा ठिकाना है, भगतपुरा आपका ठिकाना है। ऐसे ही ये जो स्थानवाचक चिन्ह हैं, वहाँ के राजाओं को उसके नाम से जोड़ा जाता है। ये कारण है, ये बात हमारी समझाने की बात है, और आज नहीं तो कल उन भाइयों को ही समझ आएगा। नहीं राजेंद्र जी, जैसे मैं भी जो गुर्जरों के बारे में जानता हूँ कि गुर्जरों का एक बहुत बड़ा राजपूतों के ऊपर ऋण रहा है। गुर्जर माताओं ने कई राजकुमारों को पाला है और उनको एक नाम दिया गया धाबाई, और हमारे क्षेत्र के अंदर भी कई धाबाई हैं, और उनसे धाबाई यानी धाई भाई, धाई का जो बेटा है वो भाई हो गया, तो उनको एक इतना भाईचारा था। तो ये अचानक से राजपूतों के और गुर्जरों के बीच के अंदर ये जो इस जो हथकंडे जो आजकल चल रहे हैं, ये जो विवाद चल रहे हैं, ये इनको आप इनकी गहराई के अंदर आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, वो कारण तो मैं अभी आपको बता ही दूंगा। इससे पहले मैं एक बार हमारे जो आपने धाबाइयों का जिक्र किया है, तो उनको नमन करना चाहूँगा कि युद्ध जो कि दिल्ली के बादशाह, रेवाड़ी के राव मित्रसेन अहीर और बलोच लोगों की सेना, संयुक्त सेना के विरुद्ध राजपूतों की सेना, जिसमें कछवाओं की सेना थी, जयपुर की सेना थी, शेखावाटी की सेना थी और जाट भाइयों की सेना थी, उस संयुक्त सेना के एक बहुत बड़े सेनापति का मैं नाम लेना चाहूँगा, और वो थे ज्ञानीराम धाबाई। उन्होंने उसमें नेतृत्व किया, स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हुए और उनके पुत्रों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। क्या आज हम ज्ञानीराम धाबाई के उस कर्ज को कोई भी कसवा चुका सकता है? जिसको जयपुर शेखावाटी की विजय कहा जाता है, उस विजय को मैं तो ज्ञानीराम धाबाई का और धाबाई जाति का, गुर्जर जाति का कितना बड़ा योगदान है। अब रही बात इसकी, आपने कहा कि अचानक से क्या हो गया, कि क्योंकि जो क्षत्रिय जाति है, इस क्षत्रिय और उस खास तौर से राजपूतों के आखिरी सबसे बड़ी दुर्ग की दीवार है ये गुर्जर जाति। इसने अपने ऊपर अनेक कष्ट झेल कर भी हमारे महान पूर्वजों को बचाया है, चाहे वो दूध से बचाया हो, चाहे युद्ध में सहायता की गई हो। बहुत से भाई लोग समझते हैं कि गुर्जर भाइयों ने युद्ध नहीं लड़े। नहीं, गुर्जर भाइयों ने, ज्ञानीराम धाबाई तो नाम है एक, क्योंकि जो हमें याद है, अनेक युद्ध अनेक जगह लड़े हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना में एक चाचिक मेहर थे, जो बहुत बड़े योद्धा माने जाते थे। उस चाचिक मेहर काका कान चौहान के धाबाई थे। काका कान चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के काका और विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर राय जी के छोटे भाई थे। काका कान चौहान वही हैं जो पट्टी बांधा करते थे आंख पे, ताकि वो उनके सामने, सम्राट के सामने कोई मूंछ पर दाना। अब रहा कि ये षड्यंत्र क्या है। ये षड्यंत्र हिंदू मुस्लिम बड़ा इनका पुराना होता जा रहा है। अब एक नई चीज़ इन्होंने आपस में, जो मार्शल कौम हैं, जो अजगरम की जातियां हैं, उन जातियों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने का काम शुरू हुआ है। और इसकी शुरुआत हुई है एक हसन अली चौहान नाम के हैं, जो ISI से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के, और वो यहाँ भारत आते हैं और हमारे गुर्जरों की सभा में अतिथि बन जाते हैं, और वहाँ आकर एक नई अवधारणा, नई सोच और एक नई पुस्तक दे जाते हैं कि साहब गुर्जर ही असली राजा थे, और जो बाकी सारे राजपूत, जाट वगैरह दूसरी जातियाँ सब इनसे निकली हैं। और उसका परिणाम ये हुआ कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार नाम से जब इस प्रतिमाएं लगी, जिसको सबने यही समझा कि गुर्जर देश तक उनका राज्य था और गुर्जर प्रतिहार उनका कुल कहलाता है, इसलिए ये गुर्जर प्रतिहार सम्राट लिखा गया है। किसी ने कोई भी आपत्ति नहीं की, बल्कि क्षत्रिय राजनेताओं ने उनके उद्घाटन किए हैं, और उसको उस
अब तक चलता रहा ये, लेकिन जब 2-3 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी ये गुजर कहने लगे, अनंगपाल जी को भी गुजर कहने लगे, तब इस बात को ध्यान में आया कि ये इसको जाति से जोड़ा गया है। तो वो जो हसन अली चौहान पाकिस्तान का है, उसने हमारे गुजर सभा के कुछ लोगों को भड़काया। गुजर जाति इतनी भोली जाती है कि अपने गलत लोगों का भी साथ देने लगती है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फरीदाबाद में 5 अगस्त को, आचार्य विक्रम जी बड़े अच्छी तरीके से अपनी बात रख रहे थे, जो भी तर्क कुतर्क वो दे रहे थे। लेकिन इस बीच डॉक्टर सुनील के बगल में एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम लोग मोहित गुजर बताते हैं। वो अचानक कहता है कि जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट खत्म होनी चाहिए, डिसबैंड होनी चाहिए, ये कोई गौरव का विषय नहीं है, और टेबल को ठोक कर कहता है कि इन लोगों ने अंग्रेजों की सेवा की। चलो मैं मानता हूँ राजपूतों के प्रति उनके अंदर उस समय भाव ऐसा होगा, लेकिन हमारे जाट भाइयों के प्रति भी उन्होंने अपनी संवेदनाएं नहीं रखी। और जाट राजपूत यानी उनकी भावनाएं देश के विरुद्ध, देश की सेनाओं के विरुद्ध हैं, और उसका किसी ने भी गुजर सभा वाले ने उसका विरोध नहीं किया, उसको वहाँ से हटाया नहीं, उसको उस पर केस दर्ज नहीं किया। तो ये साबित करता है कि हमारी भोली गुजर कौम इन लोगों के जो ये षड्यंत्रकारियों के चंगुल में फंस गए हैं, उनके साथ साथ चलते जा रहे हैं। इसलिए इसका षड्यंत्र तो हसन अली चौहान ही है, षड्यंत्र का बीज। तो जितना जल्दी इस बात को दोनों कौम समझ लेंगी, फायदा रहेगा। तो आप इस षड्यंत्र को समझाने के लिए या उसको उजागर करने के लिए, इस षड्यंत्र से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब जो चीज़ सामने आई है वो आई है मिहिर भोज जी को लेकर, अनंगपाल जी को लेकर, पृथ्वीराज जी को लेकर। ये इनके वंशज किसी भी जाति में हो सकते हैं, ना मुझे इससे कोई ऐतराज़ है, ना किसी को कोई ऐतराज़ हो सकता है। लेकिन सम्राट मिहिर भोज, महाराज अनंगपाल, सम्राट पृथ्वीराज, भोज परमार, ये किसी भी जाति के कैसे हो सकते हैं? इनकी जाति तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय ही रहेगी। जहाँ तक राजपूत और क्षत्रिय की बात है, लोग कहने लगे हैं कि राजपूत का तो नाम ही बाद में आया है। देखिए, पहली बात तो 7वीं से लेकर 12वीं सदी राजपुत्र कालखंड है। इससे पहले का आप किसी भी शास्त्र को देखेंगे, राजन्य, राजन्य का अर्थ होता है राजा की चीज़ें, राजा का, चाहे वो पुत्र हो, राजा का कुल हो, राजवंश हो, राजकुल हो। तो राजन्य शब्द का अर्थ भी राजपूत ही होता है। राजन, राजन, राजऋषि, राजस, राज, ये सारे शब्द क्षत्रियों के पर्यायवाची शब्द के रूप में सभी धर्मशास्त्रों में प्रयुक्त हुए हैं। राजपुत्र का एक अर्थ राजकुमार भी होता है। जो राजकुमार दूसरे वर्ण का, दूसरी जाति का भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन राजपूत जाति के रूप में निश्चित रूप से 7वीं सदी के बाद में ज़्यादा पहचान बन गई। फिर भी जाति तो क्षत्रिय ही है। राजपूत तो उसके लिए ऐसा शब्द है जो हमने बाद में धीरे धीरे अरब आक्रमणकारियों के बाद प्रयुक्त कर लिया। आचार्य विक्रम जी भी राजपुत्र और राजपूत में कोई भेद नहीं करते हैं। तो अब ये जो स्थिति आ गई है, पहले तो ये सिद्ध हो कि महापुरुषों की जातियां तो वही रहे जो वो हैं, और उनकी जाति तो क्षत्रिय ही है, उसको नहीं बदला जाए। ये बात जितनी जल्दी समझ बैठ जाएगी, सब अपने भाई हैं। इसीलिए मेरा राजपूत युवाओं से खास तौर से निवेदन है, ये गाली गलोच और गंदे शब्दों का प्रयोग बंद करें। हम कैसी बातें करते हैं, अपने पूर्वजों को ही गाली दे रहे होते हैं। ये जो कई कहते हैं रखेल पुत्र हैं, ये पुत्र हैं, वो पुत्र हैं, इसका मतलब हमारे महान पूर्वज रखेल रखते थे, ऐसी बात हम स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, ये शब्द ही गलत है। दूसरी पत्नी हो सकती है, 2 पत्नी हो सकती हैं, तो क्या हमारे पिता की दूसरी पत्नी को हम इतनी गंदी नज़र से देखेंगे? वो हमारे लिए माता ही है और उसके पुत्र हमारे भाई ही हैं, चाहे वो हमारे सौतेले भाई हों, चाहे एक माँ वाले हों। इसलिए उनके प्रति ऐसी भावनाएं रखना गलत है। और जातियों में ये कुलनाम जो गए हैं, केवल कोई एक कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। अनेक बार जब हम आर्थिक स्थिति से करीब हो जाते हैं, अपने संस्कारों का पालन नहीं कर पाते, संस्कारों का पालन नहीं कर पाते, तो उस जाति के स्टेटस को बरकरार रखना संभव नहीं है। आज भी जो राज परिवार के लोग जिन परंपराओं का पालन कर पाते हैं, छोटे ठिकानेदार उनको नहीं कर पाते, और छोटे ठिकानेदार जिनको कर पाते हैं, आम और साधारण राजपूत उनको नहीं कर पाता है। हम शादी विवाहों में भी देखते हैं। जी राजेंद्र जी, मैंने आपको पूछा था कि इन दोनों जातियों के बीच में सौहार्द की क्या योजनाएं हैं, लेकिन आपने अपना पक्ष रखने वाला भाषण तो दे दिया, लेकिन आपने योजनाएं क्या है आपकी, या क्या कार्य योजना है, उसको किस तरह से क्रियान्वित करेंगे, वो तो आपने कुछ बताया ही नहीं। हाँ, मैं वो भी बता रहा हूँ। पक्ष रखना भी आवश्यक था,
योजना ये है कि अब मैं बहुत जल्द सभी गांव के आखिरी छोर तक जाने का प्रयास करूंगा, गांव-गांव जाऊंगा अपने साथियों सहित और अपनी इस योजना के साथ कि अस्तित्व बचाओ, विरासत बचाओ, धरोहर बचाओ। और इसके लिए हर गांव में 10-10 युवा कम से कम हमारी इस विचारधारा वाले हों, और वो 10 युवा जो ये राजपूत समाज के नाम पर एमएलए, एमपी और सांसद और मंत्री संतरी बनते हैं, इनकी नाक में नकेल कसने का काम करें। क्योंकि ये कोई सामाजिक व्यक्तियों का कार्य थोड़ी है इन चीज़ों को सामने रखना। सरकार के अंदर आप एमएलए हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, फिर आप बोलते नहीं हैं, नपुंसकों की तरह तालियां बजाते हैं। तो हमारे 10-10 युवा भी पर्याप्त हैं इनकी नाक में नकेल कसने के लिए और इनको घेरने के लिए, इन्हें ये समझाने के लिए कि यदि आप अपनी बात वहाँ हमारी बात नहीं रखेंगे और दृढ़ता से नहीं रखेंगे तो हम आपको इतना साधारण रूप से जीने नहीं देंगे। ठीक है, वो 10 युवक कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे, कोई मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, लेकिन अपमानित तो कर सकते हैं, तिरस्कृत तो कर सकते हैं। तो ये मेरी योजना है, जब ये तिरस्कृत होकर वहाँ अपनी बात को रखेंगे और सही चीज़ सरकार द्वारा इस्टेब्लिश हो जाएगी, तब निश्चित रूप से हमारे, चाहे वो गुर्जर भाई हों, चाहे दूसरे समाज के भाई हों, उनको भी वो बात समझ बैठ जाएगी और जब सब सामने बैठकर फिर से भाई भाई की तरह साथ रहेंगे। राजेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि हर गांव में आपके 10 युवा होंगे जो इस कार्य योजना को मूर्त रूप देंगे, लेकिन आपने जिस ढंग से कहा कि एमएलए, एमपी का भी नाम लिया, तो आपने फिर वही एक जाति वाली अपनी राजपूत जाति की पीपड़ी बजाई है। तो इसके अंदर क्या आपके दूसरे गुर्जर भाई, जाट भाई या अन्य जो जातियों के अंदर जो क्षत्रिय कुल नाम उपयोग करते हैं, क्या वो लोग भी शामिल होंगे? नहीं, इसमें पहले चरण में इन राजपूत राजनेताओं का ही इलाज किया जाएगा। वो इसलिए है कि मान लीजिए हमारे ये 10 युवा भाई जाकर किसी गुर्जर भाई के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं या उसको तिरस्कृत और अपमानित करते हैं, तो जो गुर्जर समाज का नेता है उसके लिए ये वरदान साबित होगा और गुर्जर समाज उसके साथ लग जाएगा और वो सिंपैथी गेन करेगा और उससे हमारा काम हल नहीं होगा, बल्कि वो हमारे विरुद्ध होगा और वो कोर्ट में भी केस दर्ज करेगा, पुलिस में भी करेगा। लेकिन यही काम जब वो राजपूत नेता के खिलाफ करेंगे, राजपूत नेता ना कोर्ट में जा सकता है, ना पुलिस में जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो यदि पता लग गया कि राजपूत युवा इसके खिलाफ नाराज हैं, तो उसकी पार्टी उसको टिकट ही नहीं देगी। कोई सी भी पार्टी हो, उसकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। उसके पास एक ही विकल्प बचेगा कि वो उस पर काम करे और काम करके इस बात को सही हल करवा ले। नहीं तो जो इस तरह से जो आप राजपूत नेताओं के तो नकेल कस रहे हो, लेकिन जो गुर्जर नेता हैं जो इस तरह से भड़काते करते हैं, तो उनके ऊपर भी आपके पास गुर्जर युवाओं की टीम भी तो होनी चाहिए। देखिए, आज के इस समय मैं ये कहूँ कि गुर्जर युवा मेरे साथ तुरंत साथ आ जाएंगे, तो मुझे ये अभी इतना जल्दी संभव नहीं लगता है। जब उन्हें लगेगा कि मैं सत्य पर हूँ और मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, तब वो साथ आएंगे। और जब वो साथ आएंगे तो उनसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप राजपूती नेताओं का घेराव करें, फिर वो गुर्जर नेताओं का घेराव करें। और जब दोनों समाजों में सामंजस्य हो जाए, फिर मिलकर, चाहे वो गुर्जर नेता हो, चाहे राजपूत नेता हो, राजनेताओं के खिलाफ अच्छी तरह से नकेल कसने का काम करें। तो ये थे राजेंद्र सिंह जी नरूका। आपने जो जातियों के अंदर जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए अपनी कार्य योजना बताई है, अपना पक्ष रखा है। आज तक का इनका जो हमने रिकॉर्ड देखा है उसके हिसाब से ये किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसके लिए जी जान से जुड़ते हैं। देखते हैं इस कार्य के अंदर ये कितना सफल होते हैं और क्या किस तरह की इनको सफलता मिलती है, ये तो समय बताएगा और समय के गर्भ में सब कुछ है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।